जिन बच्चों ने अभी भी बुक स्टार्ट नहीं किया पढ़ना या क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है या स्कूल इनके नहीं खुले हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, तो उनके लिए मैं बताया था आप लोगों को कि क्लास लाने वाला हूँ। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी। आज वो दिन आ गया है कि आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की क्लास देने वाला हूँ 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। इस क्लास में आपको वो तमाम चीजें बताई जाएगी जो आपके बुक से आपका कनेक्ट करवाएगा और आपके एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रहेगा। आप बच्चों की एक ही शिकायत रहती है स्कूल से लेकर के हर एक ट्यूशन क्लासेस तक कि हमें पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आता है, हम इसको रट्टा मारे या हम इसको कैसे पढ़ें। कई बच्चों को एनसीईआरटी बुक पढ़ने में भी दिक्कतें आती है, तो आज मैं उन सभी चीजों को आसान कर दूंगा और आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि आप वीडियो पूरा देखें, पहले वीडियो को जाकर के शेयर करें, लिंक पर जाकर के बेल आइकन दबाएं। इसके अलावा अपने दोस्तों तक वीडियो को भेजें ताकि आपके दोस्तों को भी इस चीज से लाभ मिले और आप हमसे जुड़ करके अपने चीजों को अच्छे बनाए और घर बैठे रह करके तैयारी आप करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो बच्चे आसपास के जगह पर रहते हैं उनको ऑफलाइन भी क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। आप आ करके सबसे कम फीसों में आकर के हमारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ऑनलाइन क्लास में वीडियो में मैं आपको वो सभी चीजें नहीं दे पाऊंगा जो मैं एक ऑफलाइन क्लास में दे पाऊंगा, बट मैं कोशिश हमारा रहेगा कि हम आपको सारी चीजें आपको दे। ठीक, अब हम शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे चीजों को समझना है। आपके सिलेबस से चैप्टर कुछ डिलीट हो चुके हैं, तो डिलीटेड चैप्टर को तो हमें देखना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चीजों को पढ़ना और उनके चीजों से मिली जानकारियों को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों आपका सिलेबस अभी है दो ध्रुवीयताओं का अंत। दो ध्रुवीयताओं का अंत। दो ध्रुवीयताओं का अंत। इसे इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे एंड ऑफ टू बायोपोलरिटी। एंड ऑफ टू बायोपोलरिटी मतलब दो ध्रुवीयताओं का अंत। एंड ऑफ टू बायोपोलरिटी कहते हैं इसको। और बच्चे आप समझेंगे और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो दो वास्तव में पहले समझेंगे कि आखिर में ये दो ध्रुवीयता है क्या। तो इससे इसको पढ़ने के लिए हमें कम से कम थोड़े समय पीछे आना होगा। आपको पता होगा कि दुनिया भर में कुछ ऐसे समय आए जिस समय प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, ये 1914 से लेकर के 1918 तक चला। वही दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, ये हमारा 1939 से 1945 तक चला। ये दोनों विश्व युद्ध दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ था आपका मित्र राष्ट्र और एक तरफ था आपका धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र को हम कहते हैं अलाइड पावर और धुरी राष्ट्र को कहते हैं हम एक्सिस पावर। मित्र राष्ट्र में मतलब अलाइड पावर में जो कंट्री थे वो थे आपके यूएसए, रूस, रशिया, ब्रिटेन, यूके और फ्रांस, ये शामिल थे। जबकि एक्सिस पावर में आपका धुरी राष्ट्र में आपके थे जर्मनी, इटली और जापान। इन दोनों राष्ट्रों के बीच दो बार विश्व युद्ध हुआ था और दोनों विश्व युद्ध में हमने देखा दोनों वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र जो है विनर हुआ, अर्थात मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो खत्म होने से पहले 1917 में हमने देखा कि जो रशिया था, जिसे आप रूस कहते हैं, जिसे रशिया कहते हैं, वो रशिया
क्या बन गया आपका यूएसएसआर। आपने पढ़ा होगा कि 1917 में 1917 में लेनिन के द्वारा एक रशियन रेवोल्यूशन करवाया गया और जिसके तहत जार निकोलस का शासन जो था उसे खत्म कर दिया गया और जार निकोलस के शासन के जगह लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और रशिया को यूएसएसआर में बदल दिया। रशिया जब यूएसएसआर में बदला तो रशिया के साथ 15 और देश जुड़ गए। उन 15 देशों के नामों की अगर बात करें तो लिथुआनिया, लताविया, माल्टा, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे तमाम कंट्रीज में शामिल हो गए थे। तो टोटल 15 देश शामिल हुए। रशिया बन गया आपका यूएसएसआर। यूएसएसआर की अगर हम बात करें, आप लोग लिखते भी रहेंगे, तो यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनाइटेड यूनियन सोशलिस्ट यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब सोवियत संघ। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है आपका यूएसएसआर बन गया। यूएसएसआर बनने के बाद हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है शुरुआत हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है मित्र राष्ट्र मतलब एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच हुआ था, इन्हीं के बीच हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में। जब 1945 में इस युद्ध की समाप्ति हुई तो समाप्ति के बाद हम देखते हैं कि 1945 में दो सुपर पावर आया था। एक का नाम था यूएसएसआर और एक का नाम था यूएसए। ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर जिसे आप सोवियत संघ कहते हैं और यूएसए जिसे आप अमेरिका कहते हैं। 1945 में जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई, मतलब दो महाशक्तियों का उदय हुआ और उदय के बाद इनके बीच जो है वैचारिक मतभेद हुए, मतलब आइडियोलॉजी इनकी बिल्कुल डिफरेंट हो गई, क्योंकि सोवियत यूनियन शुरुआत से ही साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट करता था। मतलब ये जो था आपका सोशलिज्म का था, साम्यवाद के आधार पर चल रहा था, साम्यवादी व्यवस्था। इसकी जो व्यवस्था थी, इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो साम्यवादी थी, सोशलिज्म थी और इसकी जो व्यवस्था थी वो थी आपकी कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म कहते हैं। अब होता क्या है पूंजीवाद और होता क्या है साम्यवाद? साम्यवाद का अर्थ होता है उत्पादन के साधन पर राज्यों का नियंत्रण। जितने भी प्रोडक्शन होंगे उसमें स्टेट का पूरा कंट्रोल होगा, जो भी चीजें होगी इसमें स्टेट का ही कंट्रोल होगा, अर्थात उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण। उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण। दूसरा पूंजीवाद क्या होता है? तो उत्पादन के साधन पर, उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार, निजी व्यक्ति का अधिकार। अमेरिका चाहता था कि दुनिया की सभी जगह पूंजीवादी व्यवस्था हो, लेकिन वहीं सोवियत संघ चाह रहा था कि दुनिया की जितने भी चीजें हो वहां पे क्या हो, साम्यवादी व्यवस्था हो और साम्यवाद के आधार पर दुनिया के सभी चीजें चली जाए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, इन दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण इन दोनों के बीच एक नया जो है वैचारिक युद्ध शुरू हो गया। उस वैचारिक युद्ध को कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शीत युद्ध। अब बात आती है कि शीत युद्ध होता क्या है, तो शीत युद्ध को पहले हम समझेंगे। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध, शीत युद्ध का अर्थ है वास्तव में युद्ध ना होना, वास्तव में युद्ध ना होना, वास्तव में युद्ध ना होना लेकिन युद्ध की संभावनाएं बनी रहना, लेकिन वास्तव में युद्ध ना होना लेकिन युद्ध की संभावनाएं
बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है। मतलब शीत युद्ध का वास्तव में अर्थ यही आपका है। अगर आपको नहीं पता तो देख लेंगे, लिख लेंगे। वास्तव में युद्ध ना होना लेकिन युद्ध की संभावनाएं बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध लगभग जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, कोल्ड वॉर इज नॉट अ एक्चुअल वॉर बट इट इज अ वॉर। एक ऐसा वॉर जिसमें हमें वॉर की संभावनाएं पूरी दिखती है लेकिन उसमें युद्ध वॉर होने की कोई कगार नहीं होती है, बट युद्ध की संभावना हमें देखने को उसमें मिलती है। ये वॉर हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक। इस वॉर को लगभग 45 सालों तक चलाया गया। इसी बीच में कई सारी समस्याएं विश्व में आई थी, जैसे कि क्यूबा संकट आया था, कोरिया संकट आया था, अफगान संकट आया था, वियतनाम संकट आया था, सुएज नहर समस्या आई थी और कई सारी प्रॉब्लम जो है पूरे विश्व के अंदर आई थी। इन प्रॉब्लमों को तो आज आपके सिलेबस से खत्म कर दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको इतना नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर इतना पढ़ा तो आप भी बोर हो जाएंगे, कहेंगे क्या ही पढ़ा रहे हैं सर आप, जो नहीं है उसे क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना जरूरी है, तो आप आराम से कोई बुक लेंगे उसे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लगभग 1945 से 1990 तक जो है दुनिया में शीत युद्ध का समय चला था। शीत युद्ध के आने के कई सारे रीजन थे और यह शीत युद्ध लगभग 45 वर्षों तक चला था। अब होता क्या है कि 45 वर्षों के बाद 1991 में शीत युद्ध का अंत हो जाता है। अब शीत युद्ध का अंत होने के साथ साथ हम देखते हैं कि सोवियत संघ का अंत हो जाता है, ठीक है। अब शीत युद्ध का अंत कब हुआ? जब सोवियत संघ जो है खत्म हो गया। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तब जाकर के शीत युद्ध का अंत हुआ। तो शीत युद्ध के अंत के साथ साथ सोवियत संघ अर्थात दो ध्रुवीयताओं का भी अंत हो जाता है। तो ये आपके थे मोटा मोटी चीजों को समझना। अब इससे जुड़े हुए 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल लिख ही लेना है और इसको याद कर लेना, जो एग्जाम में आपके छप ही जाएंगे और आप इससे बाहर कभी कुछ पढ़ना ही मत, इतना पढ़ लें काफी है। तो देखेंगे वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चैप्टर 1 है दो ध्रुवीयताओं का अंत। यहां पे आपने पॉइंट लिख रखा है, आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में इसको लिख लेंगे। सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, या क्वेश्चन आएगा सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसको, हाउ मेनी कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, अर्थात सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन होने के कई सारे रीजंस हमारे पास हैं। फर्स्ट रीजन की बात करें तो पॉलिटिकल रीजन इसका मेन रीजन था। सेकेंड रीजन इकोनॉमिक रीजन, थर्ड रीजन कल्चरल, फोर्थ पॉलिसी ऑफ गोर्बाचेव की नीति, नेक्स्ट शॉक थेरेपी और लास्ट आपका बर्लिन वॉल, ब्रोकन ऑफ बर्लिन वॉल का दीवार। मतलब राजनीतिक कारण की बात करें तो सोवियत संघ के अंदर लगभग 70 सालों से एक ही पार्टी का राज चल रहा था। वो पार्टी थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी में कोई नया बदलाव जनता देख नहीं पा रही थी, इसलिए जनता ने उस पार्टी में बदलाव करने की योजना बनाई और जब बदलाव करने की योजना बनाई तो सोवियत संघ से लोग जो है दूर होना शुरू कर गए और उसके चीजों को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। तो इसी के साथ राजनीतिक कारण ने सोवियत संघ को प्रॉपर रूप से खत्म करने का प्रयास किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वहां पर लगभग 70 सालों तक एक ही पार्टी का राज चल रहा था, जिस कारण से सोवियत संघ का अंत हो गया। ये एक्सप्लेनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा आर्थिक कारण, सोवियत संघ के अंत का दूसरा सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो गई? क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था प्रॉपर रूप से तब चरमराई जब सोवियत संघ ने अपने सारे पैसे हथियार बनाने में खर्च कर दिए। सोवियत संघ ने अपने सारे पैसे हथियार बनाने में खर्च कर दिए, जिस कारण से जनता की आकांक्षाओं को ये पूरा नहीं कर पाया और इससे ये प्रॉपर रूप से विनाश हो गया। इकोनॉमिक इफेक्ट इतना गंदा पड़ा कि सारे पैसे अपने वेपन्स बनाने में लगा दिए।
वेपन्स बनाते बनाते इतना पैसा खत्म हो गया कि ये कर्जे में आ गया था, जिस कारण से इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब पतन हो गया। सांस्कृतिक कारण की बात करें तो सोवियत संघ के पतन में सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सोवियत संघ के जो देश थे, पूर्वी देश और पश्चिमी देश, जिन देशों पर सोवियत संघ ने कब्जा किया था 1942 में, उन देशों में से जो पूर्वी देशों के लोग थे, उनका मानना था कि पश्चिमी देशों का बहुत ज्यादा ही विकास हो रहा है, लेकिन पूर्वी देशों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो लोग जो है अपने देश को छोड़ करके जाना शुरू कर दिए। मतलब इसको लिख सकते हो पूर्वी देशों की तुलना पश्चिमी देशों से। इसमें आप पॉइंट को इसको चेंज करके लिख दोगे, पूर्वी देशों की तुलना पश्चिमी देशों से। कंपेयर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब पूर्वी देश जो थे सोवियत संघ के, उनका मानना था, दिखा देता हूं किन देशों का मानना था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इनमें कुछ ऐसे देश थे जो प्रॉपर रूप से अब देखो इनमें क्या है, कुछ ऐसे देश थे जो पूर्वी यूरोपीय देश को मानते हैं इसको, ठीक है। इन देशों का मानना था, इन देशों का, ये जो देश है, इन देशों का मानना था कि इधर का जो है काफी ज्यादा क्या है, विकास हो रहा है और इधर का विकास नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और लोग जो है अपने ही देश को छोड़कर जाने लगे, जिससे सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होना तय हो गया। ठीक, ये आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉलिसी ऑफ गोर्बाचेव। गोर्बाचेव की नीति भी सोवियत संघ को अंत कराने में काफी अहम योगदान रखता है। गोर्बाचेव सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना, कब? तो 1985 में यह यहाँ का प्रेसिडेंट बना और लगभग 1991 तक यहाँ पर राज किया। 85 में इसने दो प्रकार की पॉलिसी शुरू की। एक पॉलिसी के नाम था ग्लासनोस्ट और एक पॉलिसी का नाम था पेरिस्ट्रोइका। इंग्लिश वाले भी सेम ही लिखेंगे, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मीनिंग होता है खुलेपन और पेरिस्ट्रोइका का मीनिंग होता है पुनर्गठन। ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका की नीति इतनी गंदी रही कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन एक वर्ष के लिए तय हो गया था। नेक्स्ट आपका ब्रोकन ऑफ बर्लिन वॉल। 1961 में बर्लिन की वॉल बनाई गई थी। कहां पे? तो जर्मनी में। मान लो जर्मनी है, इसके दो पार्ट है, ये आपका है बर्लिन, जर्मनी हो गया वेस्ट जर्मनी और ये हो गया ईस्ट। इसके बीच में क्या है, एक बर्लिन जगह है जो कैपिटल है, इसी के बीच में एक दीवार खड़ी की गई थी। लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवारें यहाँ पे बना दी गई थी। ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार किसके बीच थी? तो आपके एक तरफ आपका था ईस्ट जर्मनी, एक तरफ था वेस्ट जर्मनी। हुआ क्या था कि ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो वहां के सरकार को लगने लगा कि अगर ईस्ट जर्मनी के लोग इस तरह जाना शुरू कर देंगे तो शायद हमारा देश खाली हो जाएगा। इसीलिए हम जो है अपने देश के अंदर ही एक दीवार को बनाते हैं, ताकि अगर कोई उधर जाएगा तो उसे गोली मार करके हत्या कर दी जाएगी और कोई उस पार जाएगा और ना ही हमारा देश खाली होगा। इसने क्या किया, लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार 1961 में बना दी गई, लेकिन जनता को गुस्सा आया और जनता 1999 में इस दीवार को तोड़ दिया और इसी के साथ सोवियत संघ का अंत हो गया। सबसे लास्ट और तत्कालीन कारण था आपका शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात या सदमा पहुंचा करके इलाज करना। ये एक अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक और मुद्रा कोष था जो लोन प्रोवाइड करता था। अर्थात अमेरिका की एक नीति थी जिसके तहत गरीब देशों को लोन देने का प्रावधान था। इसमें सोवियत संघ को इन्होंने लोन दिया और इस कारण से सोवियत संघ की बड़ी बड़ी कंपनियों को औने पौने दामों में खरीद करके उसे बेच दिया, जिस कारण से सोवियत संघ की बची खुची अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई। इसे कहते हैं हम शॉक थेरेपी। और इन तमाम 6 कारणों से जो है सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन मतलब पतन हुआ। इसको एक बार दोबारा देख लेंगे वीडियो को और समझ करके इनको लिख लेंगे जो जो पॉइंट मैंने बोले हैं। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। अब पतन के कारण, अब पतन जब हो गया तो उसके परिणाम तो देखने को मिलेगा, मतलब किसी चीज का इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो सोवियत संघ के पतन के कई सारे इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि शीत युद्ध की समाप्ति, अमेरिकी वर्चस्व, दो ध्रुवीयताओं का अंत, नव देशों का उदय, हथियारों की होड़ में कमी और वैश्वीकरण। आपको पता होगा कि 1945 से 1990 तक दुनिया में शीत युद्ध का दौर चला, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का अंत हुआ वैसे ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। ये पॉइंट कर देंगे। दूसरा पॉइंट, अमेरिकी वर्चस्व। जब दुनिया में सोवियत संघ का अंत हो जाएगा तो दुनिया में एक ही महाशक्ति बचेगी, उसका नाम है अमेरिका, और उस दिन से अमेरिकी वर्चस्व दुनिया में कायम है। अमेरिका के वर्चस्व के 3 रीजन है, एक आपका उसकी अर्थव्यवस्था, दूसरा उसका सेना और तीसरा उसके सांस्कृतिक। इन 3 कारणों से अमेरिकी वर्चस्व में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका दो ध्रुवीयताओं का अंत। जब सोवियत संघ का अंत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 1945 से 1990 तक लगभग विश्व में 2 ध्रुव था, 2 ध्रुवों में एक ध्रुव का अंत 1991 में हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि 2 ध्रुवीयताओं का अंत सोवियत संघ के समाप्ति के साथ ही हो गया। आराम से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। नव देशों का उदय। आपको पता होगा कि जैसे ही सोवियत संघ का अंत हुआ तो सोवियत संघ से देश जो है टूटने शुरू हो गए, और सबसे पहला देश टूटा था लिथुआनिया। उस देश का नाम था लिथुआनिया देश, लिथुआनिया। सोवियत संघ के अंत के बाद जो है नए देशों में लिथुआनिया सबसे पहला देश बना, और इसी प्रकार से 15 देश सोवियत संघ टूट गया और सबसे बड़ा देश रशिया बना, और रशिया की राजधानी मॉस्को बनी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हथियारों की होड़ में कमी। आपको पता होगा कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो दुनिया में हथियारों की होड़ की बहुत बड़ी तरह चल रही थी, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर के बड़े पैमाने पर हथियार बनाते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का अंत हुआ, वैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ, वैसे ही हथियार बनने बंद हो गए। इसके तहत हमने देखा कि हथियार जो है दुनिया में खत्म हो गया बनना। इसके बाद वैश्वीकरण। सोवियत संघ के अंत के साथ ही अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई, और अमेरिका अपने वर्चस्व को फैलाने के लिए ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण को लाया। और इसके साथ हम देखें कि वैश्वीकरण किस प्रकार से दुनिया में छा गया है। तो कॉजेज में देखते हैं, इफेक्ट में क्या क्या आया। तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, हेजेमनी ऑफ यूएसए, एंड ऑफ टू बाइपोलरिटी, एंड ऑफ आर्म्ड रेस, न्यू इमरजेंस कंट्री एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सारे आपके पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आपको लिखने को मिलेंगे। ये भी आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस के संबंधों की व्याख्या करें। यूं माने तो भारत और रशिया एक परम मित्रों में से एक है, और भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, चाहे वो शीत युद्ध का समय हो चाहे वो आज का समय हो। तो हमें दोनों में अगर लिखना हो तो हम आराम से लिख देंगे, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश के नाते रशिया पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एशिया के अंदर रशिया का भारत के प्रति काफी ज्यादा ही योगदान रहा है। तो भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो 4 चीजों में हम उनका संबंध देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल में देखते हैं, इकोनॉमिक में देखते हैं, मिलिट्री में देखते हैं, और कल्चरल रूप में भी हम देखते हैं। राजनीतिक की बात करें तो भारत और रशिया का राजनीतिक संबंध काफी बेहतर रहा है। जब जब भारत को राजनीतिक मामले में सपोर्ट की जरूरत हुई है तब तक रशिया ने भारत का साथ दिया है। आप फॉर एग्जांपल की बात कर लो, 1948 में जब यूएनओ में कश्मीर मुद्दा गया था तो रशिया ने भारत का साथ दिया था। इसके बाद जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो ताशकंद एग्रीमेंट के तहत रशिया ने भारत का साथ दिया था। इसके अलावा कई सारे मुद्दों में, जैसे कि यूएनओ में वीटो पावर की बात करें तो रशिया भारत का साथ देता है। राजनीतिक कारण में आप लिख लेंगे। दूसरा, आर्थिक कारण। भारत को रशिया ने उस टाइम पे आर्थिक सहायता दिया जिस टाइम भारत को उसका साथ किसी ने नहीं दिया। भारत जब आजाद हुआ तो भारत की इकोनॉमिक बहुत ज्यादा ही गिरी हुई थी, बहुत खराब थी। हमारी पैसे की वैल्यू इतनी खराब थी कि हमसे कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम रशिया ने हमसे दोस्ती की, और हमारे दोस्ती का लाज रखते हुए उन्होंने क्या किया, हमारे करेंसी से उन्होंने क्या किया,
ट्रेड किया और हमारे करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि रशिया एक प्रकार से हमें क्या दिया, प्लानिंग कमीशन दिया और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसमें आयरन स्टील उद्योग दिए। टाटा, बोकारो की बात करते हैं, ये कहां से आया, टाटा जैसी कंपनियां कहां से आया है, तो रशिया के सहयोग से भारत को मिला है। तो इकोनॉमिक रूप से भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोहा दिया, मतलब लोहे के ऐसे देश बनाने में रशिया का काफी योगदान रहा भारत के साथ। चाइना की बात करें, मिलिट्री की बात, तो रूस ने भारत को उस टाइम पे मिलिट्री सहायता दी जिस टाइम भारत को बहुत जरूरत थी। जैसे कि 1971 में जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में हम देखते हैं कि अमेरिका प्रॉपर रूप से पाकिस्तान के साथ में था, लेकिन यहाँ पे रशिया ने भारत का प्रॉपर रूप से साथ दिया, अपने सेना भेजा, भारत को गोले बारूद दिए और भारत को प्रॉपर रूप से प्रोटेक्शन दिया। आज भी भारत को रशिया ने बहुत सारे परमाणु हथियार दिए। इसके अलावा 25 परमाणु हथियार के तहत 25 परमाणु संयंत्र दिए, जिसके तहत भारत जो है एक ऊर्जा पूर्ण युक्त देश बनने वाला है। तो भारत को जो है रशिया ने समय समय पर सैनिक सहायता प्रदान की। संस्कृति की बात करें तो रशिया की संस्कृति और भारत की संस्कृति काफी मिलती जुलती नजर आ रही है। आज वर्तमान परिवेश में भारत के लोग रूस जाकर के वहां की महिलाओं शादी करते हैं। इसके अलावा रूस के लोग यहाँ आकर के अब भारत की संस्कृति को अपनाते हैं और संस्कृति को अपना करके उन्हें उनके तरह घुलने मिलने का प्रयास करते हैं। भारत की खान पान को रशिया में बहुत चाव से खाया जाता है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति रशिया के अंदर काफी ज्यादा ही फेमस होती दिख रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत और रूस के संबंध शीत युद्ध से लेकर के अब तक के टाइम में काफी अच्छे रहे, लेकिन अमेरिका के साथ भारत का संबंध शीत युद्ध में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो दोस्तों ये तमाम आपके 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इनको हम कैसे पढ़े। और पढ़ करके वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी। आप धैर्य रखेंगे और वीडियो को शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।